हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सेल के बारे में और सेल के बारे में मैंने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पार्ट थे। हम ये भी जाने थे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन हैं ये भी डिस्कस किए थे और इवन मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी डिस्कस किया था और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, ये सब टॉपिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। चलिए आज हम पढ़ेंगे कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो जो सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चलिए एक बार और फिर डिस्कस कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनेल्स आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दैट हेल्प इन सर्वल फंक्शंस ऑफ द सेल। मतलब अकॉर्डिंग टू हियर, यहाँ के अनुसार अगर चले तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहते हैं और सेल को, कोशिका को अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग क्रियाकलाप में मदद करता है। उसी को क्या कहा जा रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स, या आप ऐसे भी कह सकते हो माइक्रो एंड मैक्रो बॉडी which are present inside the cytoplasm, it refers to the cell organelles। या ये भी कह सकते हो those organs which are present inside the cytoplasm, it refers to the cell organelles। जब आप किसी चीज के टर्म अच्छे से समझ जाओगे तो उसको बहुत तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ के अनुसार क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहता है और अलग अलग क्रियाकलाप में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अब आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक दिया है यहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आइए देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। Endoplasmic reticulum is a membrane-like cell organelles that play an internal role in the interpretation of the genetic information present in the nucleus। ठीक है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह क्या है, मेम्ब्रेन है। क्या है, मेम्ब्रेन है। किसमें, सेल ऑर्गेनेल में। और वह जो पार्टिसिपेट कर रहा है, वह फंक्शनिंग कर रहा है किस चीज को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेशन कर रहा है। मतलब सपोज कीजिए ये अगर हमारा सेल है, ठीक है, सपोज दिस इज माय सेल, ठीक है, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बहुत सारा ऐसे ऐसे ब्रांच सेल में रहता है, ठीक है, और इसके राइबोसोम के बेसिस पे इसका दो पार्ट हो जाता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिस्कस करेंगे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही समझना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन है जो सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में रोल कर रहा है, किस चीज का, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जो हमारा चैप्टर है सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ,
मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, सेल को, और सेल के बेसिक पार्ट्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। जैसे हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जिसमें मैंने सेल मेम्ब्रेन में भी बहुत सारा टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, जैसे डिफ्यूजन हो गया, ओस्मोसिस हो गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। ये सब मैंने सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में डिस्कस किया था। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने साइटोप्लाज्म के बारे में भी डिस्कस किया था, साइटोप्लाज्म के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, और साइटोप्लाज्म में जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया था, और कौन कौन सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, और स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब आते हैं, फिर से एक बार मैं जान लेता हूं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, और उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन सी ऑर्गन उपस्थित हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए, सेल ऑर्गेनेल्स मैंने प्रीवियस भी लेक्चर में बता दिया था कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। वैसा ऑर्गन जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित हो उसी को क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स, या माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गन which are present inside the cytoplasm, it refers to the cell organelles। ठीक है, ये था आपके ऑल लैंग्वेज का डिफिनेशन। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार सेल ऑर्गेनेल्स को कैसे डिफाइन किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ दिया है, ऑर्गेनेल्स आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल that help in several functions of the cell। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित हो, और वह स्ट्रक्चर सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स को अलग अलग फंक्शंस में हेल्प करता हो, वैसा स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स अकॉर्डिंग टू बुक क्या डिफाइन किया गया है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या हो, साइटोप्लाज्म में उपस्थित हो, और वह स्ट्रक्चर अलग अलग क्रियाकलाप में कोशिका को मदद करता हो, उसी को क्या कहा जाएगा, ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है बच्चों, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। अब आइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? सबसे पहला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेम्ब्रेन लाइक सेल ऑर्गेनेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन है, जैसे किस प्रकार, सेल ऑर्गेनेल जैसे हो गए। मतलब ये भी क्या है, एक ऑर्गन है जो किस रूप में उपस्थित है साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेन के रूप में उपस्थित है। दैट प्ले एन इंटीग्रल रोल इन द इंटरप्रेशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब जो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, और यह न्यूक्लियस में बहुत सारा क्या है उपस्थित, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित है। वह क्या करता है, इंटरप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आप लोकल लैंग्वेज में इंटरप्रेशन को कहता है, जिस तरह किसी बात को व्याख्या करना, उसी को क्या कहा जाता है, इंटरप्रेशन। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है।
प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो कहाँ उपस्थित है, न्यूक्लियस में उपस्थित है। हमेशा ध्यान देना, द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट इंटरप्रेशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, जो कहाँ उपस्थित है, न्यूक्लियस में उपस्थित है। ठीक है बच्चों, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसी तरह डिस्क्राइब करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब क्या, जैसे मैंने सेल मेम्ब्रेन बताया था, जो ऊपर का आउटर मोस्ट लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, ठीक उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित है। और यह एक इंटरप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो उसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, उसको इंटरप्रेट कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। इसी के बारे में आपको यहाँ जानना था। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स के बारे में। जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट्स है वह उसके राइबोसोम्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अब राइबोसोम क्या होता है, ये होता जो है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। जो सेल में प्रोटीन्स को सिंथेसाइज के लिए रिस्पांसिबिलिटी लेता है वह कौन है, राइबोसोम्स। क्या है, राइबोसोम्स किस चीज को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन्स को। किसके अंदर, सेल के अंदर। मतलब सेल के अंदर जो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता हो वह किसका रिस्पांसिबिलिटी रहता है, राइबोसोम्स का। हमेशा ध्यान देना, जब भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु सिंथेसाइज प्रोटीन्स इनसाइड द सेल बॉडी, तो हमेशा बोलना राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स इनसाइड द सेल बॉडी। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका दो पार्ट है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इसका शॉर्ट फॉर्म है, E से हो जाता है एंडोप्लाज्मिक, R से हो जाता है रेटिकुलम। जब भी आपको ER दिखे बायो टर्म में तो मतलब आप हमेशा जान जाना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका मतलब होता है। ठीक है, अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भाग में है, किसके बेसिस पे, राइबोसोम्स के बेसिस पे। On the basis of ribosomes, endoplasmic reticulum are divided into two parts. First, rough endoplasmic reticulum. Second, smooth endoplasmic reticulum. ठीक है बच्चों, अब जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। सबसे पहला जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द वंस दैट हैव राइबोसोम्स ऑन इट। द राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। मतलब राइबोसोम्स जो है यह दो चीज से बना हुआ है, किस चीज से, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन से। हमेशा ध्यान देना बच्चों, जब भी पूछेगा, मैंने पहले ही बताया, जो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है उसको राइबोसोम्स करता है। और राइबोसोम्स क्या चीज से जनरली बना हुआ है, एक न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा प्रोटीन्स है। हमेशा ध्यान रखना, राइबोसोम्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें क्या रहता है, राइबोसोम्स उपस्थित रहता है, राइबोसोम्स उसमें अटैच रहता है, जो क्या करता है, दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। और रफ एंडोप्लाज्मिक क्या चीज का साइट है, प्रोटीन सिंथेसाइज का एक साइट है, एक साइट है। The rough endoplasmic reticulum is made involved in the modification and folding of proteins. Modify भी करता है और folding of proteins करता है। तो सबसे पहला इस टर्म से हमको ये पता चला कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या है, राइबोसोम्स अटैच रहता है। अब देखते हैं ये कैसे अटैच रहता है, की देखते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज कीजिए
ये हमारा जब आप सेल को मैग्नीफाई करोगे, जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, बहुत सारा, ठीक है। और इस टाइप का जब भी स्ट्रक्चर दिखेगा तो इसमें बहुत सारा राइबोसोम्स का छोटा छोटा यूनिट इसमें अटैच रहता है। तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमेशा आपको ध्यान देना है कि छोटा छोटा जो प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या रहता है, अटैच रहता है। आप बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, और न्यूक्लियस में इस टाइप का बहुत सारा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये क्या है, न्यूक्लियस है हमारा, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, और इसमें बहुत सारा राइबोसोम्स उपस्थित रहेगा। राइबोसोम्स क्या चीज से बना हुआ है, हमेशा ध्यान देना, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक साइट माना गया है जहां पे राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन्स सिंथेसाइज करता है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आप देखोगे इसी को क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको हमेशा याद रखना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, यानी कि राइबोसोम्स उसमें अटैच रहता है इस प्रकार से। तो इसी को क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप सिंपल में आपको याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच रहता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम्स क्या चीज से बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है, और यह क्या सिंथेसाइज करवाने में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करवाने में मदद करता है, और एज वेल एज मॉडिफाई भी करता है, फोल्डिंग भी करता है। जब भी आपको पूछेगा कि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन यही है, द साइट ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज। तो राइबोसोम्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन पूछेगा, यह क्या है, साइट, किस चीज का साइट है, प्रोटीन सिंथेसाइज को हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ इतना ही समझना था। अब उसके बारे में हम जानेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट इसका अपोजिट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिस प्रकार राइबोसोम्स अटैच रहता है, ठीक जस्ट उसके अपोजिट उसमें अटैच नहीं रहता है। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा राइबोसोम अटैच है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में मदद करता है, और यहाँ जो उपस्थित है इसमें क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं रहता है। अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट हैव राइबोसोम्स, उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, एंड थस आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसाइज, और इसीलिए वह प्रोटीन सिंथेसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। They are however involved in the lipid metabolism and detoxifying poisonous molecules। अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट हैव राइबोसोम्स, उसके पास राइबोसोम्स उपस्थित नहीं होते हैं, एंड थस इसीलिए वह क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज में मदद नहीं करता है। और यह किसमें इन्वॉल्व हो जाता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और डिटॉक्सिफाइड पॉइजनस मॉलिक्यूल्स,
मतलब जो पॉइजनस मॉलिक्यूल्स जो हम खा रहे हैं, जो इंटेक कर रहे हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। उसको क्या करता है? डिटॉक्सिफाई। डी मतलब क्या करता है? अगेन डिटॉक्सिफाई। डी मतलब क्या आता है? अगेन या री। तो जो पॉइजनस सब्सटेंसेस जो हम खाते हैं बच्चों, उसको क्या करता है? डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो इसका मॉलिक्यूल्स का जो संक्रमण हो रहा है उसको क्या करता है? धीरे धीरे रिड्यूस कर देता है। इसी को क्या कहा जा रहा है? डिटॉक्सिफाई। हमेशा ध्यान देना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? उसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, इसीलिए वह प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में मदद नहीं करता है। वह लिपिड को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, एज वेल एज डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजनस मॉलिक्यूल्स को। जब पॉइजनस मॉलिक्यूल्स इंटेक कर लेते हैं फूड के थ्रू, तो क्या करता है? वह डिटॉक्सिफाई करता है, उसका जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर देता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको बेसिक फंक्शंस के बारे में इतना ही जानना था। आप फिर से ध्यान देना बच्चों कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका दो पार्ट, एक रफ हो जाता है, एक स्मूथ हो जाता है। रफ में प्रोटीन्स सिंथेसाइज होता है, एज वेल एज राइबोसोम्स अटैच रहता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन्स का साइट कहा गया है क्योंकि उसी में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। और स्मूथ में वह ना प्रोटीन्स के सिंथेसाइज में मदद करता है और ना ही उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। वह लिपिड को मेटाबोलाइज करता है, एज वेल एज डिटॉक्सिफाइंग ऑफ पॉइजनस मॉलिक्यूल्स। और जो पॉइजनस मॉलिक्यूल्स उपस्थित होता है हमारे बॉडी में, उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। अब आ जाता है जो सेल ऑर्गेनेल्स, वो हो जाता है गोल्गी एपरेटस। क्या है? गोल्गी एपरेटस। आप जब इसके गोल्गी एपरेटस क्या होता है सबसे पहले उसको हम देखेंगे। दे आर रेफर्ड, सॉरी, गोल्गी एपरेटस इज आल्सो कॉल्ड अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। गोल्गी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस कहा गया है सेल को। सेल में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसको किसे दिया गया है? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का नाम दूसरा क्या हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इज कॉल्ड गोल्गी एपरेटस। जो पोस्ट ऑफिस है सेल में उसी को क्या कहा जाता है? गोल्गी एपरेटस। अब बच्चों आप अपने डेली लाइफ में ये देखते होंगे कि पोस्ट ऑफिस का बेसिकली क्या यूज है। व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ पोस्ट ऑफिस इन आवर डेली लाइफ? वो क्या करता है? लेटर को कलेक्ट करता है, पब्लिक सेक्टर तक पहुंचाता है। इतना ही इसका काम है। दे आर कलेक्ट लेटर एंड सेंड टू द पब्लिक सेक्टर। दिस इज द मेन वर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक उसी प्रकार यह जो साइटोप्लाज्म में जो यह गोल्गी एपरेटस है, यह ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ठीक है, और वह जो ट्रांसपोर्ट करता है क्या चीज को? स्पेशली प्रोटीन्स को। स्पेशली किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। वह क्या करता है? प्रोटीन्स को अपने चैम्बर में कलेक्ट करता है, पैकेज करता है। उसके बाद जो हमारा डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है उसको वह ट्रांसफर करता है। इसीलिए गोल्गी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस भी कहा गया है। गोल्गी एपरेटस इज आल्सो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। मतलब सेल का यह क्या है? एक पोस्ट ऑफिस है। दे पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन्स अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। और यह क्या चीज में हेल्प करता है? पैकेजिंग में करता है।
किस चीज का पैकेजिंग? प्रोटीन्स का पैकेजिंग। और फिर उसके बाद पैकेजिंग करके या ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। दैट इज कॉल्ड गोल्गी एपरेटस। आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलना है, गोल्गी एपरेटस हेल्प टू पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द प्रोटीन्स अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। जैसे एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये अगर हमारा सेल है, ठीक है बच्चों, तो सेल के अंदर जो ये मेरा साइटोप्लाज्म जो उपस्थित है, इसी में क्या रहता है? गोल्गी एपरेटस उपस्थित रहता है। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा गोल्गी एपरेटस है। ठीक है, ये हमारा गोल्गी एपरेटस है और यह अपने में क्या करता है? प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को पैकेज करता है। उसके बाद जो इस साइटोप्लाज्म में अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, वह उसको ट्रांसपोर्ट करता है। हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रियन का। तो माइटोकॉन्ड्रियन और गोल्गी एपरेटस एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है और उसके बाद यह क्या करता है? हेल्प करता है सप्लाई ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको हमेशा इतना ही ध्यान देना है, गोल्गी एपरेटस एक पोस्ट ऑफिस का वर्क कर रहा है जो पैकेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। इसी को क्या है? गोल्गी एपरेटस कहा जाता है। आइए बच्चों, उसके बाद हम जानेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स आखिर होता क्या है। लाइसोसोम्स को जो कहा गया है, लाइसोसोम्स सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, सुसाइड बैग क्यों कहा गया? दे आर रेफर्ड टू एज अ सुसाइड बैग ऑफ द सेल as they contain potent enzyme that can digest a cell. Lysosomes also help in defense by attacking a foreign object. आइए आप जानते हैं लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहा गया है। आपको हम शायद प्रीवियस लेक्चर में एक इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में बताया होगा। इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इसके बारे में बच्चों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया होगा कि इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इसी से हमको क्वेश्चन यहाँ बनेगा, इसी से हमको पता चलेगा लाइसोसोम्स का सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। सेल के अंदर इसका जो मेन रोल रहता है, यह क्या करता है? सेल के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और कैसे डाइजेस्ट करता है? यह क्या करता है? एंजाइम कंटेंट करता है अपने अंदर और एंजाइम रिलीज करके जो फूड पार्टिकल्स सेल के अंदर उपस्थित है उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सिंपली आप ऐसे कह सकते हो, लाइसोसोम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द सेल। डाइजेशन ऑफ द सेल जो है उसको हेल्प करता है लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स एक और चीज में हेल्प करता है, अगर कोई फॉरेन मटेरियल, अगर कोई फॉरेन थिंग्स सेल के अंदर एंट्री मार दिया, उसको भी वह क्या करता है? डिफेंस करता है बाय अटैक करके उसको डिफेंस कर देता है, उसको मार भगा देता है, उसको हरा देता है। आइए एक भयानक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि सपोज कीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है। और ये क्या करता है, फूड पार्टिकल्स बाहर से लेता है, ठीक है बच्चों, बाहर से लिया, और ये क्या है, यूनिसेलुलर, और यह फूड इनगल्फ किया और फूड अंदर गया। जो ये फूड अंदर जाएगा तो ये क्या है, लाइसोसोम्स क्या करेगा, ये ब्लास्ट होगा और इसमें एंजाइम मिक्स करेगा और इसको इजीली डाइजेस्ट करवा देगा। या हमारे बॉडी के अंदर सपोज कीजिए ये जो सेल है, सेल के अंदर अगर कोई भी फूड पार्टिकल्स एंट्री किया, इसके अंदर कोई भी फूड पार्टिकल्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, कोई भी जो इसके अंदर प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल्स हो, किसी भी चीज का मॉलिक्यूल्स हो, अगर इसके अंदर एंट्री करेगा तो लाइसोसोम्स उसको क्या करेगा, डाइजेशन करवाने में मदद करेगा। अगर सपोज कीजिए फूड पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं जाके कोई फॉरेन पार्टिकल्स इसके अंदर एंट्री कर गया, फॉरेन पार्टिकल्स कहने का मतलब हुआ जो सेल के लिए यूजफुल नहीं हो, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं हो और वह फिर भी इसके अंदर एंट्री मार दिया, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, उस पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद क्या करता है, उसको भगा देता है। तो बेसिकली आपको हमेशा ध्यान देना होगा, लाइसोसोम्स जो है यह हेल्प करता है डाइजेशन में, जो सेल के अंदर फूड सब्सटेंसेस एंट्री करता है। उसके बाद यह इस चीज में हेल्प करता है, लाइसोसोम्स आल्सो हेल्प इन डिफेंस बाय अटैकिंग अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, मतलब जो फॉरेन ऑब्जेक्ट इसके अंदर एंट्री करता है उसको डिफेंस करके हरा के मार पीट कर भगा देता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जब भी फॉरेन ऑब्जेक्ट एंट्री किया, इसको जब क्या किया, मार को भगा दिया, और जब इसको जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सेल या सेल ऑर्गेनेल, या क्या करता है अपने आप में भी डाई कर सकता है। जब इसको लगता है मतलब जिस तरह अनफेवरेबल समझते हैं आप, जब इसको क्या अनफेवरेबल पॉइंट सेल के अंदर लगता है या किसमें भी हेल्प करता है, सुसाइड करने में, मतलब अदर सेल को मारने में भी मदद करता है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे सोसाइटी में जो फेवरेबल पर्सन नहीं हो तो उसको क्या हम करते हैं, मार को भगा देते हैं, या नहीं अगर हमसे वो ज्यादा ताकतवर होता है तो क्या करते हैं, पूरा सोसाइटी को वो नष्ट कर देता है। तो ठीक उसी तरह जो लाइसोसोम्स है यह सुसाइडल बैग इसीलिए कहा गया है क्योंकि जब इसको अनफेवरेबल पॉइंट्स इसके अंदर अवेलेबल मिलेंगे या क्या होगा, सुसाइड कर लेगा। आइए अब उसके बाद जानते हैं प्लास्टिक के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। एक बार और देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो पावर ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल कहा गया है। वह क्या करता है, एटीपी को जनरेट करता है, ठीक है, और इसमें डीएनए उपस्थित रहता है। अब यहाँ दिया है दे आल्सो हैव अ डीएनए कॉल्ड एम्प्टी डीएनए। अब आपको एम्प्टी डीएनए ये आपको अभी पढ़ना नहीं है। इसका मतलब होता है एम्प्टी डीएनए का मतलब मैसेंजर और दूसरा हो जाता है ट्रांसफर। आपको ये +2 में पढ़ना है। ये आपको डीएनए के बाद आरएनए में भी पढ़िएगा, एमआरएनए, टीआरएनए, जी बहुत सारा आपको टाइप्स पढ़ना है जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस इतना ही जान लेना है। They also have a DNA called empty DNA. M for क्या होता है, मैसेंजर, T for होता है ट्रांसफर, मैसेंजर डीएनए, ट्रांसफर
डीएनए उसके ठीक न्यूक्लिक उसके ठीक आगे आ जाता है आरएनए में भी हो जाता है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जो आपको अभी एक्चुअली में पढ़ना नहीं है व्हिच मेक्स देम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन उठता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स क्या होता है। सेमी मतलब क्या होता है? हाँ, सेमी मतलब क्या होता है? हाँ, आप अच्छी तरह जानते हो सेमी मतलब ही होता है हाँ। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब हुआ वह क्या करता हो, जरूरत नीडी के अकॉर्डिंग सेल के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, उसी को क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स उसको कहा जाएगा जो अपने नीडी के अनुसार सेल के फंक्शंस में मदद करता हो, दैट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। जब उसका जरूरत होता है, बहुत सारा बॉडी में बहुत सारा फंक्शंस है, आप अगर पढ़ोगे जेनेटिक के बारे में तब आपको इस वर्ड को अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। तो अभी आप इतना ही याद रखो, ये सब पॉइंट्स आपके बुक में नहीं है, आपको ये सब पॉइंट्स +2 में पढ़ोगे। जब तक ये आप नहीं पढ़ोगे एमडीएनए क्या होता है, टीडीएनए क्या होता है, उसके बेसिक फंक्शंस के बारे में नहीं डिस्कस करोगे, तब तक आप सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के बारे में नहीं जान पाओगे। ये आपको हायर सेक्शन के लिए है जो आपको अभी पढ़ना नहीं है। इवन जब आप +2 में जाओगे तब इसके बारे में आप डिस्कस करोगे। बस आप इतना ही हमेशा ध्यान रखना। दे आल्सो हैव डीएनए कॉल्ड एम्प्टी डीएनए व्हिच मेक्स देम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। यही एम्प्टी डीएनए और टीडीएनए क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स को फॉर्म करता है। आइए अब आते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड जनरली जो उपस्थित रहता है वो प्लांट्स के बॉडी में उपस्थित रहता है। कहाँ रहता है? प्लांट्स के बॉडी में। ठीक है, प्लास्टिक 9th में इसका प्लास्टिक के टाइप्स के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन इसमें तो अभी फिलहाल नहीं किया है।